सो फाइनली इस एक 5 दिन के एक्सरसाइज के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं आज इस आंसर्स सेगमेंट में. रिगरस एक्सरसाइज करी है हमने एंड कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू हु हैव शोन अप, हु हैव डन दिस. चलो अगर आपने शेड्यूल पर नहीं भी करा तो भी आगे पीछे करके इफ़ यू हैव बीन कंसिस्टेंट टिल हियर, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस. ट्रस्ट मी, यू आर फार अहेड ऑफ एनी वन एल्स. इवन कि अगर आपने 0 on 5 गेट करा है तो भी डोंट वरी, एटलीस्ट यू लर्न ना. फर्स्टली यू लर्न दोज 5 क्वेश्चंस एंड 5 आंसर्स एंड देन डिराइव्ड उससे जितने एडिशनल हमने करे वो भी आप सीख रहे हो. तो आप खुद ही सोच लो कि इस 4 से 5 दिन में आपने कितना कुछ सीख लिया. नाउ वेरी क्विकली विल बी सीइंग द आंसर्स सेगमेंट ऑफ द 30-minute प्लान एंड उसके बाद हम डे 6 और 7 के प्लान को उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट अभी हम आंसर्स पे आते हैं. एनवायरमेंट का पहला क्वेश्चन था स्टैटिक, दैट विच गैस हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन द ईयर. आई टोल्ड दैट इट्स अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. स्टिल सम ऑफ यू माइट हैव डन दैट रॉन्ग एंड प्रोबेबली बहुत से लोगों ने हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा होगा या पढ़ा होगा या सोचा होगा. इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ डन दैट, प्लीज़ डो नॉट वरी. ऐसे अपने आप को ऐसे कोई वो मत कर लेना, गिल्ट में मत चले जाना, परेशान मत होना. द आंसर एनीवेज इज नाइट्रोजन विद 78.08%. ऑक्सीजन का रफली इट्स अराउंड 21%, प्रिसाइसली 20.95 आई गेस सो इफ़ आई रिमेंबर. बट उस पर परेशान नहीं होना है अगर ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं. आई टेल यू क्यों होता है ये. यू नो दिस हैपन्स बिकॉज हम थोड़े हेस्ट में होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है इट्स वेरी ईजी टू क्विकली जंप ऑन टू दैट क्वेश्चन एंड डायरेक्टली आंसर दैट क्वेश्चन. तो हम उस सेंस में वो गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है. इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लो. सो नाइट्रोजन हाईएस्ट में है. अच्छा, क्वेश्चंस में ऑल्दो सिंपल है बट मान लो यूपीएससी नहीं तो किसी गवर्नमेंट एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है ना. और पूछा तो अब यूपीएससी में भी जा सकता है. स्टेटमेंट वाइज वो देके आपसे पूछ सकते हैं या फिर देखे आस्क यू टू अरेंज इट इन द सीक्वेंस फ्रॉम डिक्रीजिंग ऑर्डर, लाइक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी में भी पूछ सकते हैं. सो नाइट्रोजन का मैक्सिमम है 78.08%. वेट है यहाँ पे दिया हुआ बट आप हमें परसेंट बाई वॉल्यूम समझना है. ऑक्सीजन इज 20.95, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन एंड हाइड्रोजन ये दिया हुआ है. तो आपको बाकी का परसेंटेज नहीं याद रखना है. परसेंटेज आई वुड रेकमेंड कि आप सिर्फ फर्स्ट 3 का याद रखो, लेकिन बस इतना ध्यान रख लेना कि बाकी का आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. यू कैन ऑल्सो मेक कि आप उसमें एक इन दोनों को मिलाकर एक फिक्स्ड वो बना लो, सीक्वेंस बना लो, ठीक है. एटलीस्ट फर्स्ट 5 आपको पता होना चाहिए इन एनी ऑर्डर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर. द रीज़न इज़ कि हो सकता है वो ऑप्शन में आपको ये मिला कर दे दें. हियर इन दिस सेगमेंट जो मैंने किसी ऐसे वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया है, मुझे अच्छा लगा ये टेबल, किसी रिसर्च पेपर से शायद है, किसी प्रोफेसर के रिसर्च पेपर से है. तो उन्होंने तो परमानेंट गैसेस और वेरिएबल गैसेस, एक तो देखो अनदर आंसर यू आर गेटिंग टू लर्न फ्रॉम दिस इज हियर इटसेल्फ कि परमानेंट गैसेस कौन से होते हैं, वेरिएबल गैसेस कौन से होते हैं ना, जिनका चेंज होते रहता है परसेंटेज. अच्छा, दूसरी चीज़ मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहता है. दूसरी चीज़ कि ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों का एक टॉपिक है. ज्योग्राफी में देयर इज अ चैप्टर इन योर स्टैंडर्ड 11th ऑन एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर. कॉम्पोजिशन में बस इतना यही पढ़ना होता है. तो आप खुद ही सोचो कि कितना बड़ा एक चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे आपका फिनिश हो गया, ठीक है. अब दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो. कंबाइन करने पे क्या हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कहाँ फिट करना है, ठीक है. ये यहाँ पे कहाँ फिट होगा. तो ओवरऑल इनको मिलाकर व्हाट बिकम्स द सीक्वेंस. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड फर्स्ट 5 कंबाइन करके आपको पता होनी चाहिए. यू शुड ऑल्सो सेपरेटली नो विच आर द वेरिएबल गैसेस एंड यू शुड नो फॉर द परमानेंट गैसेस, ठीक है. सिर्फ सीक्वेंस भी पता होगा, यू आर गुड टू गो. सो आई होप ये आंसर अब आपको समझ आ गया हो. इट्स नॉट ऑक्सीजन, इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट्स नाइट्रोजन. सेकेंड क्वेश्चन एनवायरमेंट का क्या था, दैट इन दोनों में से, मैंग्रोव्स और ओशंस में से, विच हैज़ हायर प्रोडक्टिविटी. आंसर इज दैट मैंग्रोव हैज़ हायर प्रोडक्टिविटी. हम ओशंस, वाई इज इट पॉसिबल दैट वी आर लाइकली टू मार्क ओशन एज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि हमें लग सकता है ओशंस तो रफली वर्ल्ड में 70 to 75% एरिया कवर करता है ना, 3/4 ऑलमोस्ट कवर करता है और लैंड कम है हमारा. तो हमें लग सकता है दैट द हायर प्रोडक्टिविटी वुड ऑल्सो बी ऑफ ओशंस. ये लॉजिक लगा के बहुत लोग ओशंस मार्क कर सकते हैं, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस. The sequence is this for this particular question, but let's see that previous year question जहाँ से ये actually आया हुआ था. So this is a 2013 question and of course this has come in many other government exams also. Which of the following is the correct sequence of ecosystem in the order of decreasing productivity? ठीक है, decreasing मतलब ज़्यादा से कम.
सो दिस इज द राइट आंसर. मैंग्रोव्स इज हाईएस्ट, देन ग्रासलैंड, देन लेक्स एंड देन ओशंस. तो सबसे पहले तो यही समझ लो, अगर किसी को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट भी पता होता दैट ओशंस में कम होता है, तो भी आप बेस्ड ऑन दी अदर 3 एलिमिनेट करके इसको मार्क कर सकते थे. ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता, ओशंस हाईएस्ट में नहीं जाता. इन दोनों के कंपैरिजन में भी ओशंस यहाँ ज़्यादा आगे आ रहा है और यहाँ बिल्कुल लास्ट में, तो यू कुड हैव मार्क्ड दैट. नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू गेट टू स्टडी, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन में आप और क्या क्या पढ़ोगे. सबसे पहले तो यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार क्वेश्चंस में रहता है. एंड देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड वाई दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. तो आप जहाँ से भी स्टार्टिंग पढ़ रहे हो, प्रिपेयर दैट. ठीक है, मैं एक बार और आपको प्रीवियस ईयर में ये दिखा दूँ कि देखो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इकोसिस्टम वर्ड्स कहाँ कहाँ फिगर आउट कर रहा है. दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी ओशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये सब वर्ड्स फिगर आउट करते हैं क्वेश्चंस में. तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल ठीक है, इनडायरेक्टली वर्ड्स कहाँ कहाँ फिगर आउट कर रहा है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, आपको दिख जाएगा. आप पीडीएफ में खुद भी सर्च करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा. इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस में इकोसिस्टम से रिलेटेड देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, अच्छा उसके अलावा वाई जस्ट ओनली इकोसिस्टम, हम ये भी देखते हैं. आप ये देख लो. ओके, जस्ट शोइंग यू फॉर द कीवर्ड ऑफ मैंग्रोव्स. ठीक है, देखो 23rd में मैंग्रोव एक ऑप्शन में था, अलग बात है क्वेश्चन वाज इन सम अदर सेंस, लेकिन ऑप्शन में था. उसके अलावा 21 में भी एक ऑप्शन में है. सो मैंग्रोव से रिलेटेड चीज़ें अगेन ऑप्शन में है. ओशंस तो हमेशा रहता ही है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट ऑफ शोइंग दैट यू नो इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस. मैंग्रोव्स फिर से है, तो आप मैंग्रोव भी एक सेपरेट प्रिपेयर करोगे टॉपिक. ठीक है, ये देखो ये तो सेम ही हो गया. सो यहाँ से अपार्ट फ्रॉम इकोसिस्टम, apart from the concept of productivity, apart from understanding the logic behind this right answer or the option, you will also prepare mangrove as a separate topic, क्योंकि आपको वैसे भी करना है. ग्रासलैंड एज अ सेपरेट टॉपिक, लेक्स एज अ सेपरेट टॉपिक. आपने देखा है कितने ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं जो लेक से रिलेटेड है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो लेक से रिलेटेड है. आई हैव जस्ट शोन इन द प्रीवियस वीडियो जहाँ हमने लेक विक्टोरिया के बारे में बात करी थी, तो आई हैव शोन यू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेक्स एंड फिर ओशंस. ठीक है, तो सेपरेटली इनके बारे में भी आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हम कर क्या रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक जो आर्थिक वो है स्टेटमेंट है वो रिलीज की जाती है इकोनॉमी की बाय द गवर्नमेंट ऑन द टेबल ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, क्यों बात हो रही है, क्योंकि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं, जस्ट बजट है. The technical term used in the constitution for budget is annual financial statement. You have to understand that the term budget as such is not used in the constitution. ये term directly नहीं use हुआ है. जो term technically constitution बोलता है for budget is annual financial statement. ठीक है, the article is article 112. तो देख लेते हैं. अब तो आपको इसका significance वैसे ही समझ आ गया होगा. ये हो गया, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर विल ले बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो गवर्नमेंट ज़रूर रिलीज करती है, लेकिन ये ले किसके द्वारा करवाया जाता है, सो प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है. और वो जो स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर होता है उसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. सो दिस ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ से आप एक डेफिनेशन समझ पा रहे हो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है. नाउ व्हेन यू प्रिपेयर दिस टॉपिक, ये बहुत ये एक लंबा है. इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू एक्चुअली ब्रिंग समथिंग ऑन दिस इन डिटेल, क्योंकि कहीं पे भी ये कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से कवर किया नहीं गया है. बजट आते ही 1000 वीडियोज़ बना दिए जाते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि उसमें से रटा रटाया चीज़ बता दिया जाता है. इसको पढ़ने का एक तरीका है कि आपको पॉलिटी एंड इकोनॉमी मिलाकर बहुत ढंग से स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है. पॉलिटी के आर्टिकल्स रिलेटेड टू बजट एंड अदर थिंग्स, एंड इकोनॉमी में बजट का कॉन्सेप्ट, तो एक ही बार ओवरऑल बजट खत्म कर लेना है. द रीज़न बीइंग दैट आपके सिलेबस में GS3 में बजट सेपरेटली मेंशन है.
ठीक है, उस पूरे के पूरे सिलेबस में एक अलग से ही पॉइंट मेंशन है बजट का, और इसीलिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई अज्यूम कि उसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल दूसरे तरीके से बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। इफ़ वी गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यू कैन सी कि PYQs में कहीं कुछ फिगर आउट करता है कि नहीं करता है। सो 2022 में ये एक इनडायरेक्टली ऑप्शन में आया हुआ है, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है बट इनडायरेक्टली ऑप्शन में आया हुआ है, नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली यहाँ भी बजट की बात हो रही है बट ये इनडायरेक्टली ऑप्शन में है। हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एटलीस्ट लोगों को पता होना चाहिए ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब है क्या। सो ऑफ कोर्स यू प्रिपेयर दैट, ठीक है। और एक देख लेते हैं, कहीं पे और आया हुआ है, ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंसेस इन इंडिया। फिर से एक ऑप्शन में है, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। When the annual union budget is not passed by लोक सभा, यहाँ पे इन्होंने बजट डायरेक्टली यूज कर दिया, बट अगेन एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूशन में द टर्म बजट हैज नॉट बीन यूज्ड। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है उसमें इफ़ यू जस्ट सर्च द वर्ड बजट यू विल सी कि देयर इज जीरो रिजल्ट देयर, ठीक है, तो कोई सर्च में आएगा ही नहीं। और ये देखो कुछ साल पहले आया था 2020 में, दैट अलोंग द बजट, यहाँ सिंपल लैंग्वेज में दे हैव यूज्ड इन द क्वेश्चन, the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. Now ये वाला जो document है it is presented because it is mandated by certain reasons. तो अब आपको आंसर पता लगना चाहिए। लक्ष्मीकांत में सीधे सीधे दिया हुआ है, कहीं पे भी आप बजट के बारे में डिटेल पढ़ोगे ये दिया ही रहेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दैट इज़ वाई आई से कि यू शुड कंबाइन द पॉलिटी एंड द इकोनॉमी पोर्शन एंड देन प्रिपेयर दिस पार्ट। ऐसे नहीं सिर्फ कि इस साल के बजट में ये आया है, ये स्कीम है, ये टैक्स है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये देख लो, यहीं पे भी आपका 112 आर्टिकल ऑलरेडी एक ऑप्शन में था। तो वैसे भी जब आप इस तरह के टॉपिक प्रिपेयर करते हो तो एवरी कीवर्ड, जैसे कि कुछ ऐसा कन्वेंशन है क्या, 112 आर्टिकल क्या है, 1110 आर्टिकल क्या है, 113 क्या है, FRBM एक्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर। देखो फिर से एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली FRBM पे आया हुआ है बजट रिलेटेड, तो द पॉइंट आई एम मेकिंग, ये देखो बजट से रिलेटेड है, वो तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, खैर ये भी देख लो, बजट ईयर से लेके बजट पे आपको 50 तरह की चीज़ें ऑलरेडी दिख जाएंगी एंड देयरफॉर यू आर सपोज टू प्रिपेयर इट वेरी वेरी होलिस्टिकली। करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? द आंसर इज ओडिशा। आते हैं न्यूज़ पे, ये देखो, द ओडिशा गवर्नमेंट ऑन जनवरी 29, तो लेटेस्ट न्यूज़ है, अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ लाभा। तो ये बस ध्यान रखने ना, नाम या लाभ बोल सकते हो, स्पेलिंग के हिसाब से ये फुल फॉर्म है। 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल मेंस में सीधा सीधा स्टेट का स्कीम्स के हिसाब से। दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़ना है, MSP से रिलेटेड चीज़ें, MFP से रिलेटेड क्या होता है MSP, क्या होता है MFP, एंड व्हाट इज़ द टेक ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट ऐसा कर रही है तो क्या सेंटर में भी ऐसा कोई स्कीम है, और अगर है तो विच मिनिस्ट्री, इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करना, विच मिनिस्ट्री टेक्स केयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये एडिशनल चीज़ें आप पढ़ोगे। अब हम अगर MSP पे आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में MSP पे, अब मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस जस्ट सी दैट द क्वेश्चन इज हियर ऑल्सो। ये देखो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक ऑप्शन में आया हुआ है 2021 में, फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है फॉरेस्ट से रिलेटेड 2019 में भी है। ये तो चलो माइनर मिनरल्स से है, नॉट दिस, नहीं ये सारे फिर माइनॉरिटी। ये भी देखो फिर से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज़ इट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन दिस एक्सरसाइज, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर जैसा मैंने आपको बोला कि यू शुड नो अबाउट द मिनिस्ट्री, अब ये देख लो मिनिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें ऑप्शन में आती हैं, ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो सीधे पूछते हैं, मिनिस्ट्री से रिलेटेड है
चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री की अभी बात हो रही है। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट एनी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। एक जगह तो सीधा पूछा हुआ था, आई जस्ट शो यू कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये देखो, वो भी ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट से ही रिलेटेड है, सीधे पूछा हुआ है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो मिनिस्ट्री से रिलेटेड सी अगेन कौन सा मिशन कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज मैप में पापुआ न्यू गिनी। मैंने बोला था ये भी एक करंट अफेयर्स के रीज़न की वजह से आई हैड गिवन यू टू मार्क दिस। लेट अस क्विकली सी, फर्स्टली सी द रीज़न दैट इंडिया हैज़ अनाउंस्ड $1 million इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस टू पापुआ न्यू गिनी इन द वेक ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। जो कि इंडिया ने हेल्प करा, इसलिए मैंने ये न्यूज़ में दिया था, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ये है इसका लोकेशन। सो जब आप इस तरह के प्लेसेस का लोकेशन देखते हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू प्रिपेयर। पहला तो कि कौन से वाटर बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है, और उसका वैसे लोकेशन कहाँ है, उसके आसपास, और क्या क्या कंट्रीज़ हैं। आइलैंड अगर एरिया है तो क्या क्या आइलैंड है। अगर लगातार आइलैंड्स हैं, जैसे हमने एक मैप में इंडोनेशिया भी करा था, तो फिर उसमें वी ऑल्सो डू द सीक्वेंस, ठीक है। तो मैप इसी तरीके से हमेशा प्रिपेयर करना है। एंड द रीज़न फॉर इंक्लूडिंग इट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द करंट अफेयर्स रीज़न। तो हमने अब 5 दिन रिगरस एक्सरसाइज करके, इसकी पूरी रिपोर्ट तो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी। आई मेक अ वीडियो ऑन दैट सो दैट यू नो कि क्या क्या चीज़ें आपको करना था, और अगर आपने नहीं कराया तो कर लेना, ठीक है। हमने मैप लोकेशन फिक्स्ड 5 एवरीडे रखा, 5 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के एवरीडे रखे, जिससे एसोसिएटेड हमने और एडिशनल भी सीखा आर्टिकल्स। हमने करंट अफेयर्स एवरीडे रखा, एंड स्टैटिक हमने हर दिन 2-2 क्वेश्चन देखे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। अब जैसे नेक्स्ट जब ये वीकेंड आएगा फ्राइडे नेक्स्ट, तो हम SNT का देख लेंगे, साइंस एंड टेक के देख लेंगे, ठीक है। इतने दिन में अब आप खुद बताना इफ़ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज। आप जिस भी डेट पे ये वीडियो कंप्लीट करो, जब भी आप मेरी ये बात सुन रहे हो, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट। प्लीज़ डू दिस, बिकॉज उसी से लोगों को भी पता चलेगा। और आप बताना कि क्या ये हेल्पफुल है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या इसका कुछ फ़ायदा दिख रहा है, एंड इज़ इट हेल्पिंग यू इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ योर प्रेपरेशन इज़ अलाइंड, हाउ इट इज़ गोइंग एट्सेट्रा, ठीक है। नाउ आई मीट यू, एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगी ऑन डे 6 and 7 रिविजन एंड एवरीथिंग रिलेटेड, बट प्रॉपर क्वेश्चन वाइज हम फिर नेक्स्ट मंडे से करेंगे, ओके। सो टिल देन यूज योर वीकेंड्स प्रॉपरली टू फिनिश ऑल द पेंडिंग टास्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।